हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है रेशियो। रेशियो के डिफिनेशन, रेशियो के एडवांटेज, डिसएडवांटेज हमें तभी समझ में आएंगे जब हम उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम पढ़ते हैं रेशियो कितने तरीके के होते हैं। जनरली हम रेशियो को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। फर्स्ट क्या होता है आपका लिक्विड रेशियो, सेकेंड है सॉल्वेंसी रेशियो, थर्ड एक्टिविटी रेशियो जिसको हम एक और नाम से जानते हैं टर्नओवर के रेशियो के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसे हम एक और नाम से जानते हैं इनकम रेशियो के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो क्या होता है, मेरी बात सुनना। लिक्विड रेशियो किसी भी फर्म का उसके करेंट लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी को इंडिकेट करता है। फिर से मेरी बात सुनना, लिक्विड रेशियो क्या इंडिकेट करता है, किसी भी फर्म के लिए उसके करेंट लायबिलिटी को पे करने की एबिलिटी को लिक्विड रेशियो क्या करता है, इंडिकेट करता है। इसका एक और नाम होता है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, भी इसका एक नाम होता है। शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो इसलिए इसका नाम होता है क्योंकि ये कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करता है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को इंडिकेट करने का मतलब ये है कि वो ये बताता है कि फर्म अपने करेंट रिसोर्सेज से अपने करेंट ऑब्लिगेशन को पे करने के लिए कितना एबल है, यानी फर्म की कितनी एबिलिटी है ताकि वो करेंट रिसोर्सेज से अपने करेंट ऑब्लिगेशन को क्या कर सके, पे कर सके। आइए हम बात करते हैं लिक्विड रेशियो कितने तरीके के होते हैं। पहला होता है इनका करेंट रेशियो। फर्स्ट क्या होता है करेंट रेशियो, इसका एक और नाम है वर्किंग कैपिटल रेशियो। करेंट रेशियो करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप बताता है। करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका, करेंट एसेट्स और करेंट लायबिलिटी। अब बात ये होती है कि करेंट एसेट क्या होता है, तो मेरी बात सुनना। करेंट एसेट आर दोज एसेट विच कैन इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। समझ में आई बात ना। करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होता है जिसे किसी फर्म या कंपनी को विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना है। वो लायबिलिटी क्या होती है, करेंट लायबिलिटी होती है। आइए बात करते हैं करेंट एसेट में क्या क्या बातें होती हैं। मैंने आपको बता ही दिया करेंट एसेट क्या होता है। करेंट एसेट वो एसेट होता है जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इजीली कन्वर्ट किया जा सकता है ड्यूरिंग ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जैसे करेंट इन्वेस्टमेंट वो होता है जो 5 to 6 मंथ के लिए किया जाता है। इन्वेंट्री, लेकिन इन्वेंट्री में हम किसकी बात नहीं करेंगे, लूज टूल्स की बात नहीं करेंगे, स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात नहीं करेंगे। ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या बातें आएंगी, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर। लेकिन अगर कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होगा तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को पहले ही क्या करेंगे, लेस कर देंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट मीन्स कैश, बैंक, चेक, ड्राफ्ट। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस, अगर आपने किसी को शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दिया है, मीन्स शॉर्ट टर्म लोन मतलब 3 to 6 मंथ के लिए दिया है। अदर करेंट एसेट जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, एडवांस टैक्स, ये सब के सब क्या होते हैं, करेंट एसेट में माने जाते हैं। तो याद रखना, जब भी करेंट एसेट की बात होगी हम किसको ध्यान नहीं देंगे, लूज टूल्स की बात नहीं करेंगे, स्टोर्स स्पेयर्स की बात नहीं करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को हम क्या करेंगे, डेटर में से लेस कर देंगे। तो करेंट एसेट इक्वल टू क्या क्या बातें होगी, करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल में क्या क्या बातें आ जाएंगी, बिल्स रिसीवेबल भी आ जाएगा, डेटर भी आ जाएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। शॉर्ट टर्म लोन एडवांस क्या होता है, जो कि आपने 3 to 6 मंथ के लिए दिया है। और अदर करेंट एसेट मतलब बताया था मैंने, प्रीपेड या फिर एक्रूड इनकम या फिर एडवांस अगर आपने कुछ पे कर रखा है
वो सब के सब किस में आ जाते हैं, अदर करेंट एसेट में आ जाते हैं। एक और फॉर्मूला है, एक चीज बता दूं आपको कि वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है तो भी आप क्या निकाल सकते हो, करेंट एसेट निकाल सकते हो। समझ बात ना। फिर से बोलता हूँ, अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है और करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है तो आप इजीली करेंट एसेट निकाल सकते हो। और जा सुनना, करेंट एसेट अगर अपने टोटल एसेट में से क्या लेस कर दें, नॉन करेंट एसेट लेस कर दें तो भी हमारा क्या निकल के आ जाएगा, करेंट एसेट निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट करेंट लायबिलिटी के बारे में। मैंने आपको बताया था ना, करेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर आपको पे करना होता है। वो लायबिलिटी क्या होती है, करेंट लायबिलिटी होती है। जैसे शॉर्ट टर्म बोरोइंग मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, करेंट लायबिलिटी होता है। ट्रेड पेबल मीन्स बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी क्या होता है, करेंट लायबिलिटी होती है। अदर करेंट लायबिलिटी मीन्स करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। जैसे मान लो आपने कोई 5 साल के लोन लिया था तो वो तो आपके लिए लॉन्ग टर्म डेट था, लेकिन अगर इस साल उसे पे करना है तो आपके लिए क्या बन गया, करेंट लायबिलिटी। क्योंकि मैंने कहा था ना, जो भी आपको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना है वो सब के सब आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग, आपने कोई लोन लिया था, उस पर इंटरेस्ट एक्रूड हो गया लेकिन अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया, वो अभी आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है। आपने कोई एडवांस रिसीव किया है, वो भी आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी। जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे, अनक्लेम डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, ये सब के सब आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये भी आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है। प्रपोज डिविडेंड, ये भी आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है। तो ये सब के सब क्या है, आपके लिए करेंट लायबिलिटी है। याद रखना, करेंट लायबिलिटी आर दोज लायबिलिटी विच कैन बी पेबल विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। जो कि आपको क्या करना है, 1 अकाउंटिंग ईयर में पे करना है, वो सब की सब लायबिलिटी आपके लिए क्या है, करेंट लायबिलिटी है। अब मेरी बात सुनो, हम इनके बारे में और कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। करेंट लायबिलिटी में क्या क्या बातें आ जाएंगी, शॉर्ट टर्म बोरिंग मीन्स बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल इस मीन्स बिल्स पेबल और क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स। अदर करेंट लायबिलिटी, जितने भी आउटस्टैंडिंग होंगे, जितने भी एक्रूड इंटरेस्ट होंगे जो कि आपने लोन ले रखा उस पर, जितने भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन होंगे मीन्स प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, वो सब के सब क्या होंगे, आपके लिए करेंट लायबिलिटी माने जाएंगे। एक बात आपको याद है, मैंने क्या कहा था, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू क्या होता है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। यानी अगर ये दिया हो और ये दिया हो तो आपका क्या निकल जाएगा, करेंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने, और क्या तरीका है करेंट लायबिलिटी का। अगर मैं टोटल डेट में से क्या हटा दूं, लॉन्ग टर्म डेट को हटा दूं तो भी क्या बचेगा हमारे पास, करेंट लायबिलिटी बचेगा। याद रखिए बात ना, अगर हम टोटल डेट में से क्या हटा दें, लॉन्ग टर्म डेट को हटा दें तो क्या बचेगा, करेंट लायबिलिटी। क्योंकि डेट तो दो ही होते हैं ना, जो आपका डेप्ट होता है, डेप्ट दो ही होते हैं, एक तो क्या होता है आपका शॉर्ट टर्म डेप्ट और एक क्या होता है आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट। शॉर्ट टर्म डेप्ट जिसको विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर पे करना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट जिसको मोर देन 1 ईयर के बाद पे करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म डेट बोलते हैं। लॉन्ग टर्म डेट में कौन सी बातें आती हैं, डिवेंचर आपका लॉन्ग टर्म डेट है, बैंक लोन के बारे में कुछ ना बोले तो उसे हम क्या मानते हैं, लॉन्ग टर्म डेट मानते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग ये भी क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट होता है। तो दोनों मिलके क्या बनते हैं, डेट बनते हैं। और अगर मैं डेट में से क्या हटा दूं, लॉन्ग टर्म डेट को हटा दूं तो क्या बचेगा आपके पास, शॉर्ट टर्म डेट बचेगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो करेंट रेशियो होता है उसका जो आइडियल रेशियो होता है वो क्या होता है, 2:1। यानी करेंट एसेट 2 होगा तो करेंट लायबिलिटी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे क्या होता है, अच्छा माना जाता है। इसका मतलब ये होता है जितना आपको पे करना है ना उसका डबल तो आपके पास क्या पड़ा हुआ है, एसेट पड़ा हुआ है। तो याद रखना, अगर कोई पूछेगा करेंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1। ठीक है। अब बात करते हैं अपने क्विक रेशियो के बारे में बात करते हैं। क्विक रेशियो को और किस नाम से जानते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से जानते हैं,
और किस नाम से जानते हैं? लिक्विड रेशियो के नाम से जानते हैं। क्विक रेशियो किसी भी फर्म के लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन की बात करता है। क्विक रेशियो ये बताता है किसी भी फर्म के करंट लायबिलिटी को अगर विदिन 1 मंथ या इमीडिएटली पेमेंट करना हो तो उसकी क्या पोजीशन है, उसके पास कितना क्विक एसेट है। समझ में आई बात ना? क्विक रेशियो ये बताता है अगर किसी भी फर्म को करंट लायबिलिटी को पे करना हो विदिन मंथ या इमीडिएटली, उस समय कंपनी के पास कितने लिक्विड एसेट पड़े हुए हैं ताकि वो करंट लायबिलिटी को क्या कर सकता है? पे कर सकता है। अब मेरी बात सुनो, फॉर्मूला क्या होता है आपका? लिक्विड एसेट। इसी का एक और नाम क्या होता है? क्विक एसेट। अब बात होती है ये लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट का ही नाम क्या होता है? क्विक एसेट होता है। याद रखिए तुम आपको बातें, लिक्विड एसेट का ही नाम क्या होता है आपका? क्विक एसेट होता है। अब बात ये होती है क्विक एसेट में कौन कौन सी एसेट आती हैं। तो याद रखना, आपने जो पढ़ रखा है करंट एसेट, अगर करंट एसेट में से मैं इन्वेंट्री को लिस्ट कर दूं, किसको लिस्ट कर दूं? इन्वेंट्री को लिस्ट कर दूं और प्रीपेड को लिस्ट कर दूं। प्रीपेड मीन्स एडवांस को हम क्या करें? लिस्ट कर दें, तो हमारा क्या निकल के आता है? क्विक एसेट निकल के आता है। फिर से मेरी बात सुनना, आपने तो पढ़ रखा है करंट एसेट में क्या क्या बातें होती हैं। अगर करंट एसेट में से हम इन्वेंट्री को हटा दें और प्रीपेड को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? क्विक एसेट बचेगा। अब बात आती है इन्वेंट्री को क्यों हटाते हो? क्योंकि मेरी बात सुनो, इन्वेंट्री तो आप किसको बेचोगे? कस्टमर को बेचोगे। जबरदस्ती तो बेच नहीं सकते, कस्टमर आएगा तभी आप इसे क्या करोगे? बेच सकते हो। इसीलिए इन्वेंट्री को हम क्विक नहीं मानते। और दूसरी बात, प्रीपेड या एडवांस देने के बाद क्या होता है? लेना मुश्किल होता है। हम देते हैं किस लिए? किसी काम के लिए देते हैं, इसलिए क्या होता है? लेना थोड़ा सा क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? क्विक नहीं बोलते। क्योंकि प्रीपेड मैंने दिया ही किसके लिए? किसी पर्पस के लिए दिया है, तो हम वापस क्यों लेंगे? तो वही बात है, हम इन्वेंट्री को और प्रीपेड को अगर करंट एसेट में से हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? क्विक एसेट बचेगा। आइए हम बात करते हैं क्विक एसेट में कौन कौन सी बातें आती हैं। करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल यानी बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एडवांस। हम किसकी बात नहीं करते? याद रखना, हम जब भी क्विक एसेट की बात करेंगे हम दो बातों का ध्यान रखेंगे। हम इन्वेंट्री की बात नहीं करेंगे, प्रीपेड की बात नहीं करेंगे और एडवांस की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन एक और चीज होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज याद रखना, ये क्विक होता है। क्विक इसलिए होता है क्योंकि नाम से लग रहा होगा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जब चाहो आप इसे मार्केट में क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। इसे हम क्या बोलते हैं? क्विक एसेट बोलेंगे। यानी हम देखा जाए तो अगर हम करंट एसेट में से दो चीज़ को लेस कर दें, करंट एसेट में से दो चीज़ को लेस कर दें, एक तो क्या लेस कर दें? इन्वेंट्री, और दूसरा क्या लेस कर दें? प्रीपेड एक्सपेंस एंड एडवांस टैक्स। इसे हम लेस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? लिक्विड एसेट निकल के आएगा। इसी का नाम क्या होता है? क्विक एसेट होता है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है लिक्विड एसेट का आइडियल रेशियो क्या होता है? तो याद रखना, आइडियल रेशियो कितना होता है? 1:1। यानी कल को अगर आपको लायबिलिटी पे करना पड़ जाए तो उतने का आपके पास क्विक एसेट होना चाहिए। आप खुद सोचो, अगर इन लोगों ने पैसा मांग लिया, आपके जो करंट लायबिलिटी है उन लोगों ने पैसा मांग लिया, तो आपके पास क्विक उस समय इतना पैसा होना चाहिए ताकि आप उसे क्या कर सको? दे सको। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपना फिक्स एसेट सेल करना पड़ेगा। अगर फिक्स एसेट सेल करो तो क्या होगा? काम आपका रुक जाएगा। इसीलिए कहा गया है जो लिक्विड रेशियो होता है उसका आइडियल रेशियो कम से कम कितना होना चाहिए? 1:1। यानी अगर आपको लायबिलिटी पे करना है तो जितना आपको लायबिलिटी पे करना है कम से कम उतना आपके पास क्विक एसेट होना चाहिए। ठीक है ना? आइए बात करते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो के बीच में क्या डिफरेंस है। जो करंट रेशियो होता है वो किसके बीच में रिलेशन की बात करता है? करंट रेशियो किसकी बात करता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशन की बात करता है। जो क्विक रेशियो होता है, क्विक रेशियो किसके बीच में रिलेशन की बात करता है? लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में बात करता है। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? लिक्विड एसेट अपॉन करंट
लायबिलिटी। ऑब्जेक्टिव, जो आपका इसका ऑब्जेक्टिव होता है करेंट रेशियो का, वो ये बात करता है कि 12 मंथ में अगर आपको करंट लायबिलिटी को पे करना पड़ जाए तो फर्म के पास कितनी एबिलिटी है, यानी फर्म के पास कितना करंट एसेट पड़ा हुआ है ताकि वो करंट लायबिलिटी को विद इन 12 मंथ के अंदर पे कर सके। लेकिन जो क्विक रेशियो होता है वो फर्म की उस एबिलिटी की बात करता है कि अगर करंट लायबिलिटी को अचानक पेमेंट करना पड़ जाए, इमीडिएटली या विद इन 1 मंथ पे करना पड़ जाए, तो फर्म के पास कितनी एबिलिटी है, इट मीन्स फर्म के पास कितना क्विक एसेट है ताकि वो करंट लायबिलिटी को क्या कर सके, पे कर सके। आइडियल रेशियो, करंट रेशियो कितना होता है आइडियल रेशियो 2:1, और क्विक रेशियो का कितना होता है आइडियल रेशियो 1:1। अब बात करते हैं जो कंपनी की जो लिक्विडिटी रेशियो होता है उसका ट्रू मेजरमेंट कौन सा होता है। मेरी बात सुनो, बहुत से फर्म ऐसे होते हैं जिनके पास ऐसे के ऐसे इन्वेंट्री पड़े हुए हैं जिनकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है, क्योंकि शायद वो आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो क्या हो रहा है, उनके एसेट में दिख रहा होता है लेकिन वास्तव में उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है, उनसे कोई रिकवरी हो नहीं सकती। तो मेरी बात सुनिए, इस कारण से क्या हो सकता है कि जो करंट रेशियो होता है वो ट्रू मेजरमेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें करंट एसेट दिख रहा होता है, और हो सकता है उस करंट एसेट में जो दिख रहा है आपका इन्वेंट्री, वो इन्वेंट्री बिकने लायक ना हो, लेकिन आपके तो करंट एसेट में वो चीज़ दिख रहा होता है, इसीलिए क्या होता है, हम इसे ट्रू मेजरमेंट नहीं मानते हैं। लेकिन इसे हम क्या मानते हैं, ट्रू मेजरमेंट मानते हैं, क्योंकि ये इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर लेता है जिसको डाउट था। क्योंकि बहुत से कंपनी ऐसे हैं, खास तौर से जो क्लॉथ कंपनी है उनमें तो ऐसा ही होता ही है, बहुत से क्या होते हैं, कपड़े आउटडेटेड हो जाते हैं, जिस कारण से क्या होता है वो स्टॉक में तो पड़े हुए दिख तो रहा है, इन्वेंट्री है कंपनी के पास, लेकिन वास्तव में वो मार्केटेबल नहीं है, वो मार्केट में बिकने को तैयार नहीं है, फिर उस इन्वेंट्री का क्या मतलब यूज करने से। इसलिए होता ये है कि जो ट्रू मेजरमेंट होता है, अगर हम बात करें तो कौन सा ट्रू मेजरमेंट है, क्विक रेशियो ही ट्रू मेजरमेंट है, करंट रेशियो क्या है, ट्रू मेजरमेंट नहीं है। आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द करंट रेशियो। तो याद है ना, हमें करंट रेशियो के लिए क्या चाहिए, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी चाहिए। तो हम पहले ही चूज कर लेंगे कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी है। इन्वेंट्री क्या आपके लिए करंट एसेट है, इन्वेंट्री क्या आपके लिए करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल ये भी आपके लिए क्या है, करंट एसेट है। करंट इन्वेस्टमेंट ये भी आपके लिए क्या है, करंट एसेट है। ट्रेड पेबल ये आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरिंग करंट लायबिलिटी नहीं होता, शॉर्ट टर्म बोरिंग क्या है, करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स ये भी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये आपके लिए क्या है, करंट एसेट है। आइए सॉल्व करते हैं इसको। यानी हमने तो डिसाइड कर लिया कौन सा करंट एसेट है और कौन सा करंट लायबिलिटी, अब तो हमें सिर्फ क्या करना है, पुट करना है। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला। करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा आपका, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी अपॉन करंट लायबिलिटी। अब तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले निकालना पड़ेगा करंट एसेट्स। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, करंट एसेट निकालते हैं। और हमने तो पहले ही डिसाइड कर लिया कौन कौन सा करंट एसेट था। याद है, एक तो हमारा क्या था, इन्वेंट्री, प्लस सेकेंड क्या था आपका, ट्रेड रिसीवेबल, नेक्स्ट क्या था आपका, करंट इन्वेस्टमेंट, नेक्स्ट क्या था आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो इन्वेंट्री जो था, इन्वेंट्री कितना था आपका, 70,000।
प्लस ट्रेड रिसीवेबल कितना था 90,000 प्लस करेंट इन्वेस्टमेंट वो कितना था आपका 35,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो कितना था आपका 5,000। तो टोटल कितना हो गया आपका 2 लाख रुपीज़। ये था आपका करेंट एसेट्स। अब बात करेंगे अपने करेंट लायबिलिटी के बारे में। करेंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या क्या बातें थी। करेंट लायबिलिटी इक्वल टू ट्रेड पेएबल, सेकेंड क्या था आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और तो कुछ था नहीं। ट्रेड पेबल कितना था आपका 46,000। शॉर्ट टर्म बोरिंग कितने की थी 20,000। प्रोविजन फॉर टैक्स वो कितना था 10,000। प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो कितना था 4,000। तो टोटल जो निकल के आ रहा है आपका करंट लायबिलिटी क्या निकल के आ रहा है 80,000। तो हमें पता चल गया ये हमारा करंट एसेट और ये हमारा करंट लायबिलिटी। आइए देखते हैं कितना है करंट एसेट्स 2 लाख रुपीज़ और कितना है करंट लायबिलिटी 80,000 रुपीज़। तो 2 लाख को डिवाइड किससे करोगे 80,000 से, क्या निकल के आएगा आपका 2.5:1। क्या निकल के आएगा आपका 2.5:1। ठीक है ना। आइए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखना क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, और आपको निकालना क्या है। देखो एक तो हमें निकालना है करंट रेशियो और एक हमें क्या निकालना है क्विक रेशियो। तो आप देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन सा करंट एसेट है कौन कौन सा करंट लायबिलिटी है। जो इन्वेंट्री है इन्वेंट्री आपके लिए क्या है करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल क्या आपके लिए करंट एसेट है। उसमें से हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे प्रोविजन, यानी हम जो ट्रेड रिसीवेबल लेंगे वो कितना लेंगे 1,30,000 लेंगे। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है ये भी क्या है करंट एसेट। एक्सपेंस पेड एडवांस, एडवांस पेड करना क्या होता है एसेट होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ये भी आपके लिए क्या है करंट एसेट। एक्रूड इनकम ये भी आपके लिए क्या है करंट एसेट। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आपके लिए क्या है करंट लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या आपके लिए करंट लायबिलिटी। ट्रेड पेबल क्या आपके लिए करंट लायबिलिटी। एक्सपेंस पेबल क्या आपके लिए करंट लायबिलिटी। आइए सॉल्व करते हैं। पहले करंट रेशियो निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा आपका करंट रेशियो का। करंट रेशियो इक्वल टू करंट रेशियो इक्वल टू क्या होता है आपका करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पास करंट एसेट क्या क्या दिया हुआ है। करंट एसेट्स इक्वल टू एक तो हमारे पास दिया हुआ था इन्वेंट्री, प्लस ट्रेड रिसीवेबल, याद रखना जब हम लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल तो उसमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या करेंगे लेस कर देंगे। प्लस क्या था इन्वेस्टमेंट,
प्लस क्या था, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, प्लस क्या था आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, प्लस क्या था आपका, एक्रूड इनकम, आइए अब इनका अमाउंट लिख लेते हैं। इन्वेंट्री कितना था, 2,50,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना था, 1,35,000। इन्वेस्टमेंट, लेकिन ट्रेड रिसीवेबल में याद है ना, हमें वो 5,000 लेस करना था, यानी कितना हो जाएगा, 1,30,000। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का था, 30,000। एक्सपेंस पेड इन एडवांस वो कितना था, 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो कितना था, 40,000। एक्रूड इनकम वो कितना था आपका, 10,000। तो टोटल क्या निकल के आ गया आपका, 4,85,000। ठीक है ना। अब बात करेंगे अपने करेंट लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। करेंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन प्लस शॉर्ट टर्म बोरोइंग प्लस ट्रेड पेएबल प्लस एक्सपेंस पेएबल। तो क्या था आपका शॉर्ट टर्म प्रोविजन, 20,000। शॉर्ट टर्म बोरोइंग कितना आपका, 30,000। ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल कितना था आपका, 95,000। और प्लस एक्सपेंस पेएबल, एक्सपेंस पेएबल कितना था, 5,000। तो टोटल अमाउंट कितना आ गया आपका, 1,50,000 आपका टोटल अमाउंट आ गया। ठीक है, तो ये तो क्या निकला हमारा करंट एसेट, और ये क्या हमारा है करंट लायबिलिटी। आइए सॉल्व करते हैं। कितना है करंट एसेट आपका, ये तो 480 हो जाएगा, 4,80,000। 4,80,000 डिवाइड किससे करोगे आप, 1,50,000। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 3.2:1, 3.2:1। ठीक है ना। ये तो था आपका करंट रेशियो। आइए निकालते हैं अब क्विक रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा आपका क्विक रेशियो का, क्विक रेशियो इक्वल टू क्या होता है, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो हमें पता है क्या निकल के आया था, 150। हमें निकालना क्या पड़ेगा, क्विक एसेट। और मैंने एक बात कही थी आपको, अगर अपने करंट एसेट में से दो चीज़ को हटा दे, किस किस को, इन्वेंट्री और प्रीपेड को, तो अपने आप क्या निकल जाता है, क्विक एसेट निकल के आ जाता है। ठीक है ना। तो हमारे पास करंट एसेट हमने निकाल रखा है, उसमें से एक काम करें, हम दो चीज़ को हटा दें। एक तो किसको हटा दें, इन्वेंट्री को,
और एक हम किसको हटा दें, प्रीपेड यानी एडवांस को, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। अगर हम इन दोनों को क्या करें, हटा दें, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, क्विक एसेट निकल के आ जाएगा। करेंट एसेट है कितना, 4,80,000। इसमें से दो चीज़ को हटा दो, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कितना था आपके पास, 2,50,000, और एक्सपेंस पे इन एडवांस वो कितना था आपका, 20,000। तो क्या निकल के आ जाएगा आपके पास, 2,10,000। आ जाओ सॉल्व कर लेते हैं। क्विक एसेट क्या निकला आपका, 2,10,000, और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी तो आपको पता है क्या था आपका, करंट लायबिलिटी 1,50,000। तो आपका जो रेशियो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 1.4:1, 1.4:1। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है आपसे, कैलकुलेट करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग, आल्सो गिव योर ओपिनियन अबाउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, फिर से वही बात है, हमें क्या चाहिए होगा, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी, तभी तो क्या निकलेगा, करंट रेशियो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है, करंट एसेट है। ट्रेड रिसीवेबल भी क्या है, करंट एसेट है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी क्या है, करंट एसेट है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। इन्वेंट्री, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश गुड्स हो, दोनों ही क्या है, करंट एसेट है। आपको याद है ना, लूज टूल्स को हम काउंट नहीं करते। प्रीपेड एक्सपेंस ये भी आपके लिए क्या है, करंट एसेट है। प्लांट मशीनरी तो फिक्स एसेट होता है। ट्रेड पेबल क्या आपके लिए, करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये भी आपके लिए क्या है, करंट लायबिलिटी है। यानी हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी है। अब तो हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और पुट करना है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट रेशियो इक्वल टू, करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा आपका फॉर्मूला, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, दो लाइन छोड़ दो सॉल्व करने के लिए। आज सबसे पहले हम निकालते हैं हमारे पास कौन कौन से करंट एसेट हैं। तो करंट एसेट में हमारे पास क्या क्या चीज़ें थी, एक तो हमारे पास क्या था, कैश प्लस ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्या था, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस क्या था, रॉ मटेरियल प्लस क्या था, फिनिश गुड्स प्लस क्या था, प्रीपेड एक्सपेंस। आइए हम बात करते हैं, हमारे पास कैश कितना पड़ा हुआ है, 10,000। ट्रेड रिसीवेबल कितना है, 71,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितना था, 20,000। रॉ मटेरियल 8,000। फिनिश गुड कितना था, 60,000। और प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कितना था आपका, 9,000। तो जो आपका टोटल निकल के आया वो क्या निकला आपका टोटल, 2,50,000। ठीक है ना। अब बात करते हैं अपने करंट लायबिलिटी के बारे में।
करेंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या क्या बातें आएंगी करेंट लायबिलिटी में आपके पास? ट्रेड पेएबल, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो जो आपका ट्रेड पेबल हो, कितना आपका ट्रेड पेबल? 1 लाख। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आपका? 25,000 प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो कितना आपका? 5,000। तो टोटल क्या निकला आपका? 1,30,000। ये तो निकला आपका करंट लायबिलिटी। आइए सॉल्व कर लेते हैं। करंट एसेट कितना था आपके पास? 2,50,000 और अपॉन करंट लायबिलिटी कितनी थी? 1,30,000। तो जो रेशियो निकलेगा वो रेशियो क्या निकलेगा आपका? 1.92 रेशियो 1। ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं क्विक रेशियो के बारे में। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है। करंट लायबिलिटी तो हमें पता है कितना है? 130। हमें क्या निकालना है? क्विक एसेट। तो अगर हम करंट एसेट में से इन दोनों को हटा दें, एक तो ये इन्वेंट्री और एक ये प्रीपेड। इन्वेंट्री तो दोनों ही है, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे वो फिनिश गुड्स हो। यानी अगर हम करंट एसेट में से इन्वेंट्री को हटा दें और प्रीपेड को हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा? करंट एसेट बचेगा। आइए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले अपने क्विक एसेट निकालते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? क्विक एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? अगर अपने करंट एसेट में से कितना है करंट एसेट? 2,50,000। अगर उसमें से क्या हटा दें? इन्वेंट्री दो है ना, एक तो रॉ मटेरियल है 8,000 का, एक फिनिश गुड्स है 60,000 का, और एक प्री पेड एक्सपेंस कितना है? 9,000 का। अगर 250 में से इन्हें हटा दें तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? 1,01,000। क्या निकलेगा? 1,01,000। ये निकल के आ गया क्विक एसेट्स। और सॉल्व कर लेते हैं। क्विक एसेट हमें पता है कितना है? 1,01,000। और करंट लायबिलिटी तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। क्या था करंट लायबिलिटी? 1,30,000। अब जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो निकल के आएगा क्या? 0.78 रेशियो 1। 0.78 रेशियो 1। ठीक है ना। आइए सॉल्व करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मेरे पास क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में? फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट करंट रेशियो। हमें फिर से क्या निकालना है? करंट रेशियो निकालना है। यानी हमें क्या क्या चाहिए? एक तो हमें चाहिए करंट एसेट, एक हमें क्या चाहिए? करंट लायबिलिटी। मेरे पास क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट दिया हुआ है, नॉन करंट एसेट दिया हुआ है। अगर टोटल एसेट में से क्या लेस कर देंगे? नॉन करंट एसेट, तो क्या बचेगा? करंट एसेट बचेगा। शेयर होल्डर फंड्स दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है और नॉन करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा? करंट लायबिलिटी निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अपने बैलेंस शीट बनाएंगे। पहले हम बात करते हैं एसेट साइड। आपको पता है ना
टोटल एसेट कितना है? 40 लाख। टोटल एसेट कितना आपका? 40 लाख। अगर टोटल एसेट 40 लाख है तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी? 40 लाख, क्योंकि दोनों क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। अब देखो मेरे पास क्या दिया हुआ है? नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है। नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स? 22 लाख। तो बाकी क्या बच गया? करेंट एसेट। तो बाकी क्या बच गया? करेंट एसेट्स। बाकी क्या बच गया? करेंट एसेट। तो कितना बच गया आपके पास करेंट एसेट? 18 लाख रुपीज़। कितना बच गया? 18 लाख रुपीज़। इधर बात करते हैं अपने, हमारे पास दिया हुआ है शेयर कैपिटल। हमारे पास क्या दिया हुआ है? शेयर कैपिटल। कितना है शेयर कैपिटल? 24 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस वो कितना दिया हुआ है? 3 लाख। नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी कितना आपका नॉन करेंट लायबिलिटी? 8 लाख रुपीज़। तो जो डिफरेंस बचा वो क्या हो जाएगा? करेंट लायबिलिटी। तो जो डिफरेंस बचा वो क्या हो जाएगा आपका? करेंट लायबिलिटी। यानी अपने आप निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर करेंट लायबिलिटी का। कितना होगा आपका करेंट लायबिलिटी? डिफरेंस कितना बच रहा है आपके पास? 5 लाख रुपीज़। तो ये तो आपका करेंट एसेट है और ये आपका करेंट लायबिलिटी है। अब तो सॉल्व कर सकते हैं ना? आ जाओ सॉल्व करते हैं। करेंट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? करेंट रेशियो इक्वल टू करेंट एसेट अपॉन करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स अपॉन करेंट लायबिलिटी। आपको पता है कितना करेंट एसेट्स? 18 लाख रुपीज़। और कितनी है करेंट लायबिलिटी? 5 लाख रुपीज़। 18 लाख को डिवाइड किससे करोगे आप? 5 लाख से। क्या निकल के आएगा आपका? 3.6:1। 3.6:1। ठीक है ना? लायबिलिटी में क्या होता है? एक तो शेयर होल्डर फंड्स होता है, दूसरा नॉन करेंट लायबिलिटी होता है और तीसरा क्या होता है? करेंट लायबिलिटी होता है। आपका जो एसेट होगा उतना ही आपकी क्या होगी? लायबिलिटी भी होगी। उस लायबिलिटी में से आपका क्या चला गया? शेयर होल्डर फंड चले गए, नॉन करेंट लायबिलिटी चला गया, तो जो बचा वो क्या बचा आपके पास? करेंट लायबिलिटी बचा। सेम वैसे ही टोटल एसेट में दो बातें होती हैं, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट हट गया तो क्या बच गया आपके पास? करेंट एसेट बैलेंस रह गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या कहता है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फिर से हमें क्या निकालना है? करेंट रेशियो निकालना है। यानी हमें क्या चाहिए? करेंट एसेट चाहिए और करेंट लायबिलिटी चाहिए। टोटल एसेट दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग दिया हुआ है, मशीनरी दिया हुआ है, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, तो बाकी क्या बचेगा? करेंट एसेट। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, नॉन करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, तो बाकी क्या बचेगा? करेंट लायबिलिटी बचेगा। आइए फिर से हम सबसे पहले बनाएंगे बैलेंस शीट। हमारे पास क्या दिया हुआ है? टोटल एसेट दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है टोटल एसेट? 12 लाख। तो जितना ही टोटल एसेट होगा उतना ही क्या होगा आपका? टोटल लायबिलिटी होगी। तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी होगी आपकी? 12 लाख रुपीज़।
आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितना आपका लैंड बिल्डिंग? 6 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं मशीनरी। मशीनरी कितने की है? 1 लाख रुपीज़। नेक्स्ट बात करते हैं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितना आपका? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 1,40,000। अब जो बचा वो क्या बचेगा आपके पास? करंट एसेट्स, बैलेंसिंग फिगर। जो बचा वो क्या बचेगा आपके पास? करंट एसेट बैलेंसिंग फिगर। तो 6, 7, 8, 840, इधर क्या लिखा हुआ है? 12। तो जो डिफरेंस आ रहा है कितना आ रहा है आपका? 3,60,000। ये क्या आपका करंट एसेट है। अब इधर बात करते हैं करंट लायबिलिटी के लिए क्या क्या बातें होंगी। लायबिलिटी साइड में एक तो दिया हुआ है शेयर होल्डर फंड्स। एक क्या दिया हुआ है? शेयर होल्डर फंड्स। तो शेयर होल्डर फंड्स कितना आपका? 8,50,000। और क्या दिया हुआ है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी कितना आपका? नॉन करंट लायबिलिटी 1,10,000। तो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस अपने आप क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी निकल जाएगा। जो डिफरेंस है अपने आप क्या निकल जाएगा? करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगा। तो 12 लाख में से 8 लाख, 9 लाख, 960 लेस करोगे तो क्या निकल के आएगा आपका? 2,40,000। ये क्या निकल गया आपका? करंट लायबिलिटी निकल के आ गया। यानी हमें पता है करंट लायबिलिटी और हमें पता है करंट एसेट। अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं ना करंट रेशियो। आइए सॉल्व करते हैं। करंट रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो करंट रेशियो इक्वल टू क्या होगा आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट आपके पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है करंट एसेट? 3,60,000। और ये भी दिया हुआ है 2,40,000। दोनों कट हो जाएंगे 12 से, 3, 2। चाहो तो फिर से कर सकते हो, 1.5:1। ये हो जाएगा आपका करंट रेशियो। ठीक है ना।